नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। मेरा नाम है विजय और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश टैट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और आज की ये वीडियो एचपी टैट के जो सोशल स्टडी वाला पोर्शन है उस पर रहने वाली है और डिटेल डिस्कस करेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो आज के पहले प्रश्न से। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि भारत का चौराहा किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ से जो है मैक्सिमम जो रेलवे ट्रैक है और सड़कें गुजरती है, तो इसीलिए जो कानपुर को जो है भारत का क्या कहा जाता है? चौराहा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। पेपर में रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें बाकी भी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे कि पेपर में प्रश्न बनता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर कहा जाता है आपका लखनऊ को। अगर पूछा जाए कि साइलेंट वैली कहाँ है, पेपर में पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, इसको नोट कर लीजिएगा। साइलेंट वैली कौन से राज्य में है? भारत के कौन से राज्य में साइलेंट वैली है? तो कौन से राज्य में है? केरला में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि पिंक सिटी कहाँ है, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। और कौन से राज्य में है? भारत के राजस्थान में है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर को जो है पिंक सिटी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। और अगर हम बात करें बाकी प्रश्न की, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर किसे कहा जाता है? फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड चमोली को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं स्टार लगा देता हूँ। और ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे मुंबई। मुंबई को क्या कहा जाता है? पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। मुंबई को कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अच्छा, वित्तीय राजधानी जो है वो किसे कहा जाता है? भारत की मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे। अच्छा, इसको जो है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को इसलिए कहते हैं क्योंकि मुंबई में जो है वो मैक्सिमम आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज मिल जाएंगे, जैसे कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। साथ ही बहुत सारे जो बैंक हैं उनके क्या मिल जाएंगे आपको? हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे मुंबई में बहुत सारे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे कि मुंबई को जो है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हम कोलकाता की। कोलकाता से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं? कोलकाता से प्रश्न बनता है एचपी टैट में कि हुगली जो माफ़ी चाहूँगा, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। एक और प्रश्न बनता है कि फराक्का बांध कहाँ है? कहाँ है? कोलकाता में है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है कि जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो किस वर्ष की गई? 1911 में जो है भारत की कैपिटल कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? कि वहाँ से शिफ्ट करना, कोलकाता से दिल्ली लाई गई। तो इंपॉर्टेंट है, कब लाएगी? 1911 में लाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, इसको आप लोग इसको नोट रखेंगे। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है। और यहाँ से क्या प्रश्न बनता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो तमिलनाडु में है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता ही है, हमारे पहले जो सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ आर्मी, कौन थे? बिपिन रावत। जहाँ पे इनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही हुआ है। ऐसे अगर आपको रिमार्केबल पॉइंट याद रखने के लिए चाहिए तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है। नीलगिरी की एक और प्रश्न आता है नीलगिरी की पहाड़ियों से। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? चेन्नई में है, मतलब तमिलनाडु में है। और प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। एचपी टैट में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक्स में से पुरानी बुक्स जो लिखी गई है उनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है एचपी टैट में, और आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने जो है वो हर्षचरित लिखी है। हर्षवर्धन की जो जीवनी है, बायोग्राफी, किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। कौन सी लिखी है? हर्षचरित, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बाकी भी कुछ एक महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात कर लेते हैं, जैसे कि एक आता है आपका मुद्रा राक्षस, जो किसने लिखी है? वो लिखी है विशाखा दत्त ने। एक आता है आपका बाणभट्ट की एक और कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है? वो है आपकी कादम्बरी। बाणभट्ट की एक होगी आपकी हर्षचरित,
और दूसरी होगी आपकी कादम्बरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है? बाणभट्ट ने ही लिखी है। और मुद्रा राक्षस मैंने आप लोगों को बता दिया, विशाखा दत्त ने लिखी है। अच्छा, अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत का व्याकरण है। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो संस्कृत का व्याकरण है, और ये किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा इसको। अच्छा, एक और आती है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है? आप लोग नोट करते रहिएगा। राजतरंगिणी पुस्तक लिखी है कलहन ने। अच्छा, राजतरंगिणी में क्या है? राजतरंगिणी में है आपका जम्मू कश्मीर का जो अब इतिहास लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से जरूर ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। उम्मीद है आप लोग नोट कर रहे होंगे। बाकी भी हम पुस्तकें इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, और ये पेपर में पूछी जाती है एचपी टैट के। जैसे कि पृथ्वीराज रासो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने। किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? पृथ्वीराज रासो। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं, इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है। तो पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, तराइन का युद्ध आप लोगों को याद आ रहा होगा, और तराइन के दो युद्ध 1191 और 1192 में हुए हैं, और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए हैं। किसके बीच में हुआ है? तराइन के युद्ध, दो युद्ध हुए 1191 और 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए हैं। और इनकी जो पुस्तक थी कौन सी बताई मैंने? पृथ्वीराज रासो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देता हूँ, उम्मीद आप लोग नोट कर रहे होंगे। और ये किसने लिखी है? ये लिखी है चंद्रवरदाई ने। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक और पुस्तक आती है आपकी पंचतंत्र, किसने लिखी है? तो विष्णु शर्मा ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और आती है आपकी मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम कुमार संभव, ये किसने लिखी है? आपकी कालिदास ने लिखी। कौन कौन सी? मेघदूत, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, पेपर में यहाँ से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। पिछली बार जो आर्ट्स का टैट का पेपर आया था वो काफ़ी मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपग्रेड ही आया था, लेवल काफ़ी अच्छा था उसका, और उम्मीद है इस बार इजी आएगा, क्योंकि इनका रहता है एचपी बोस, जो एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है इसको कंडक्ट करता है एचपी टैट को, और इनका रहता है कि एक टर्म में आपको आसान पेपर आता है और एक टर्म में आपको टफ आता है, ऐसा कुछ रहता है। पर हो सकता है मे भी इस बार भी टफ आए, लेकिन फिर भी इजी भी आ सकता है। तो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। इजी आया तब भी अच्छा है, अगर टफ आए तब भी आप लोगों को तैयारी करवा ही रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, और साथ में तीसरी कौन सी बताई मैंने? कुमार संभव। किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, सारी बुक्स बता दी है मैंने। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारी तो क्या बताइए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? वेदों में से एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है। एक्सटर्नल साउंड के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। सबसे पहले ऐसा पूछा जाए कि वेद कितने हैं, तो वेद है आपके 4 वेद है, और सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो कौन सा है? ऋग्वेद है। पेपर में आ सकता क्वेश्चन। अगर पूछा जाए सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, जो सबसे लास्ट में लिखा गया, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद, और सामवेद में क्या है आपका? जो संगीत से रिलेटेड है, और अथर्ववेद आपको पता है जादू टोना और औषधि से रिलेटेड है। पूछा जाए कि औषधि से जो रिलेटेड संबंधित कौन सा वेद है, तो कौन सा है? अथर्ववेद है। ऑप्शन ए में देख पा रहे होंगे। अगर पूछा जाए कि जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद है। अगर पूछा जाए कि यजुर्वेद जो है वो किस से रिलेटेड है, तो किस से रिलेटेड है? यज्ञ वगैरह से रिलेटेड है। सामवेद का मैंने संगीत से बता दी, जैसे सामवेद संगीत, सामवेद का संगीत, और वैसे यजुर्वेद का य और यज्ञ से तो रिलेट कर पा रहे होंगे। साथ ही और क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से कि गायत्री मंत्र का उल्लेख इनमें से किस वेद में मिलता है? तो 4 ऑप्शन होंगे ऐसे ही, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो किस में मिलता है? गायत्री मंत्र की बात कर रहा हूँ मैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, इसको नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर। और ऋग्वेद में कितने मंडल है? 8 मंडल है, ये भी ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश में। अच्छा, हम डिस्कस कर लेते हैं कि भीमबेटका क्या है। भीमबेटका की गुफाएं आपने नाम सुना होगा। भीमबेटका में क्या है? मध्य प्रदेश में जगह है, और विंध्य पर्वत की श्रेणी की तलहटी पर है ये भीमबेटका गुफाएं। अच्छा, ये क्यों पूछा जाता है प्रश्न? ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मानव सभ्यता के सबसे पुराने अवशेष मिले हुए, जिसको हम क्या कहते हैं? एविडेंसेस जिसको कहते हैं, साक्ष्य,
मनुष्य के मानव सभ्यता के सबसे पुराने साक्ष्य जो कहाँ मिले हैं, 10,000 साल से भी पुराने जो है भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं। अच्छा, आप पूछेंगे कि कैसे मिले हैं, तो जैसे वहाँ पर कुछ एक जैसे चित्रकला की हुई है, कुछ ऐसे गुफाओं पर पेंटिंग्स टाइप की, जैसे जानवरों के चित्र बनाए हुए, ऐसे नहीं एज्यूम कर लेना कि बहुत परफेक्टली बनाए गए हैं, लेकिन जैसे थोड़े थोड़े करके वहाँ पर क्या बनाए गए हैं, जानवरों के चित्र, मनुष्यों के चित्र, कैसे शिकार करते थे, ऐसे ऐसे चित्र जो भीमबेटका की गुफाओं में है मध्य प्रदेश में। तो इसलिए फेमस है क्योंकि, और पेपर में भी इसलिए पूछा जाता है कि भीमबेटका क्या है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं कि भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पेपर में आता, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में है कि बिहार में है ना। तो ऐसा होता है। तो पहले तो आपको ये कंसेप्चुअली याद रखना कि क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है। पूछा इसीलिए जा रहा है क्योंकि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पर मनुष्य के सभ्यता के सबसे पुराने अवशेष मिले हैं, मतलब 10,000 सालों से भी पुराने जो है। तो इसलिए फेमस है, इसलिए पूछा जाता है प्रश्न। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बाकी गुफाओं की बात कर लेते हैं हम। जैसे अगर वो गुफाओं की बात चली ही है तो अजंता, एलोरा और एलिफेंटा केव्स गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। पेपर में पूछी जाती कौन कौन सी, अजंता केव्स, एलोरा केव्स और एलिफेंटा केव्स कहाँ है? आपकी महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें, एक और आता है प्रश्न कि खजुराहो मंदिर कहाँ है, इसी से रिलेटेड खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो मंदिर जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये इन्हें किसने बनाया था? चंदेलों ने बनाया था। यही प्रश्न भी आता है, नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको भी, पेपर में जरूर जरूर यहाँ से प्रश्न बनता है। उम्मीद है आप लोग नोट कर रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे, रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि किस तरह से जो पेपर में प्रश्न बनते हैं एचपी टैट में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सम्राट अकबर का राजसभा मंत्री कौन था? तो राजसभा मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर की बात की जा रही है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टोडरमल जो है वो सम्राट अकबर का जो अकबर जो था उसका जो है रेवेन्यू मिनिस्टर था, राजस्व मंत्री था, जो रेवेन्यू देखता था कहाँ से कितना पैसा कलेक्ट करना है, टैक्सेस कहाँ से लगाए गए, वो कौन करता था? काम टोडरमल करता था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और एक प्रश्न आता है कि जो बीरबल है, बीरबल, सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि अकबर के नवरत्न थे, तो उसमें से एक तो ये टोडरमल था, बीरबल था, तानसेन था, और भी बहुत सारे थे, मुल्ला दो प्याजा, और भी बहुत सारे 9 जो है रत्न थे अकबर के दरबार में। तो टोडरमल आपका रेवेन्यू मिनिस्टर मैंने बता दिया है। अगर बीरबल की बात की जाए तो बीरबल से क्या प्रश्न आता है? बीरबल से आता है कि बीरबल क्या था? अकबर का जो है एडवाइजर था, मुख्य सलाहकार था। और इसको भी ध्यान रखेंगे। और प्रश्न ये भी बनता है कि बीरबल का जो है, जो बीरबल का क्या नाम था? तो बीरबल का जो रियल नेम था वो था महेश दास। वेरी इंपॉर्टेंट, एचपी टैट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है। वित्त मंत्री के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? टोडरमल था। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? हेनरी डिजेरियो डेरोजियो, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। माफी चाहूँगा, हेनरी डेरोजियो जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। यंग बंगाल एक आंदोलन था जिसकी स्थापना किसने की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? हेनरी डेरोजियो के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। और कब की गई थी ये? 1826 से लेकर 1832 तक। डेट तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को याद रखने के लिए 1826 से लेकर 1832 तक जो है यंग बंगाल जो है इसकी स्थापना की हुई थी, चला था ये आंदोलन। अगर हम, एक और प्रश्न आता है यहाँ से कि बंगाल गजट की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल गजट की स्थापना जो है, बंगाल गजट क्या था? एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। कौन सा? बंगाल गजट। इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके रख लेंगे आप लोग भी, बंगाल गजट। और कब शुरू किया गया था? 1779 में जो है ये बंगाल गजट जो है समाचार पत्र था, इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बोल रहा हूँ मैं, इसको आप नोट रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ खोला गया था? कोलकाता में खोला गया था। और किसके द्वारा खोला गया था? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। ये नाम भी आता है कि जो बंगाल गजट का जो है वो किसने संस्थापक था? कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1779 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अंग्रेजी भाषा की पहली अखबार थी ये, कोलकाता में। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। यंग बंगाल जो है आंदोलन था, कब, किसने जो इसको चलाया था? हेनरी डेरोजियो ने चलाया था। कोलकाता हिंदू विश्वविद्यालय में एक ये टीचर हुआ करते थे। अगर आप लोगों को इनकी जो थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन चाहिए, हेनरी डेरोजियो की बात कर रहा हूँ मैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बता दिया मैंने कि कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय जो थे उसमें एक टीचर का काम करते थे। इन्होंने जो है यहाँ यंग बंगाल जो है इसकी स्थापना की थी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। स्वामी दयानंद
सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है बार बार पेपर में, हिमाचल प्रदेश टैट के पेपर में। और इसकी स्थापना हुई है 1875 में, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो वो आर्य समाज की स्थापना की गई है। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो वो की गई आपकी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। अच्छा, ब्रह्म समाज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है कि 1815 की बात है, जब राजा राम मोहन राय जो है वो क्या करते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना। पेपर में प्रश्न बनता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1814, 1815, 1816, 1817। तो किसने की थी? 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इसके बाद क्या होता है कि 1828 में जो आत्मीय सभा का जो है नाम बदल दिया जाता है और ब्रह्म समाज कर दिया जाता है, ब्रह्म समाज बना दिया जाता है। और किसके द्वारा ही? राजा राम मोहन राय के द्वारा ही। और पेपर में प्रश्न बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और कब की थी? 1828 में की थी। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि भारत में सती प्रथा की रोक किसने लगाई थी? तो किसने लगाई थी? इसमें भी जो है बहुत ही विशेष रोल रहता है राजा राम मोहन राय जी का। और साथ में जो है सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने जो इसको ऑर्डर दिए थे कि सती प्रथा को रोका जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बनता है कि सती प्रथा को किसने रोका था? तो विलियम बेंटिक, या ऑप्शन में विलियम बेंटिक आएगा या तो राजा राम मोहन राय आएगा। तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, एक ही ऑप्शन आएगा ना, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर दोनों इकट्ठे आ गए तो विलियम बेंटिक जो होगा वो उसका सही आंसर होगा। और कब लगाई थी? 1828 में लगाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन बनता है। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय से एक और क्वेश्चन आता है कि इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के जन्मदाता या आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर काफ़ी कुछ। और ये जो डेट्स है इनको याद रखना है। 1875 में जो है वो 1705 में जो है 1875 में क्या किया गया? आर्य समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और साथ ही आत्मीय सभा की स्थापना भी किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की है। पेपर में जरूर प्रश्न बनता है, लाइटली मत लीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ा जोर डाल के ही बोल रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी जो है वो बायोग्राफी है अकबर की, और किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। और इसके बारे में मैंने बता ही दिया है कि जो बीरबल है इनका जो नाम था ये पेपर में पूछा जाता है, क्या है? महेश दास पेपर में पूछा जाता है। टोडरमल का मैंने बता दिया, जिसको क्या है आपका रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि तानसेन हो गया, वो उनके संगीतज्ञ थे। नवरत्न थे अकबर के शासनकाल में, और तानसेन जो थे वो इनके संगीतज्ञ थे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो प्रोड्यूस की जाती है आपकी ब्राज़ील में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें तो भारत में क्या क्या सबसे प्रथम स्थान पर भारत का किस किस में है? मिल्क उत्पादन में, दूध उत्पादन में है आपका। और पल्सेस दालें उगाने में पहले नंबर पर है। जूट में पहले नंबर पर है। अगर हम मिल्क उत्पादन की बात करें तो जो है कौन सी? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से क्वेश्चन आता है। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दुग्ध उत्पादन से है। और ऑपरेशन फ्लड भी आप लोग याद रखेंगे, ये श्वेत क्रांति से रिलेटेड है। कब आया था? 1970 में आया था। पेपर में प्रश्न बनता है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। पेपर में जरूर प्रश्न बनता है एचपी टैट में कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड ऐसा भी आता है, तो ऑप्शन 3-4 ऑप्शन होंगे। हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है, ऑपरेशन फ्लड का रिलेशन या किससे ऐसे, तो किससे है? ऑपरेशन फ्लड का रिलेशन श्वेत क्रांति से है। और कब आई थी? 1970 में आई थी। मैंने आप लोगों को बता दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारे प्यारे भारत की बात कर रहा हूँ, ब्राज़ील का बता दिया मैंने। कॉफ़ी उत्पादन में वो जो है ब्राज़ील का पहला स्थान है। उम्मीद है समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? तो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है वो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में जरूर पूछा जाता है प्रश्न। अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो बंगाल विभाजन किया था इन्होंने। लॉर्ड कर्जन से प्रश्न आता है कि बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि 1911 का जब सन आता है, 1911 का जब कलकत्ता को राजधानी बदलकर दिल्ली की जाती है भारत की, 1911 की बात कर रहा हूँ, तब जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? बंगाल। ऐसे भी प्रश्न आता है कि
बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। अगर प्रश्न आए कि बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गीत गोविंद नामक पुस्तक जो है वो जयदेव के द्वारा लिखी गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। कलहन का मैंने बता दिया आप लोगों को कि कादम्बरी और राजतरंगिणी जो पुस्तक है किसने लिखी है? कलहन ने लिखी है। ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ एक पुस्तकें थी। पुस्तकों के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में काफ़ी डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो महमूद गजनबी ने, आपको पता ही है, भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। और ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 1025 में जो है महमूद गजनबी ने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और ये प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि महमूद गजनबी ने जो है वो सोमनाथ मंदिर को जब लूटा था तो ये उसका कौन सा वाला आक्रमण था? तो ये 16th आक्रमण था, 16वां आक्रमण था ये, 16th आक्रमण था ये महमूद गजनबी का। बहुत सारा सोना चांदी यहाँ से लूट कर लेकर गया था महमूद गजनबी। और अगर बात करें 1009 की, ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ब्रजेश्वरी टेम्पल, कांगड़ा में जो ब्रजेश्वरी टेम्पल है 1009 में लूटा था। प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि महमूद गजनबी ने ब्रजेश्वरी टेम्पल को किस वर्ष लूटा? तो 1009 में लूटा है। ऑप्शन सी, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से हर बार प्रश्न बनता ही बनता है। तो उम्मीद है आप लोगों को, आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और काफ़ी कुछ आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। बाकी का मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।